हवाले से फैजल खान से जुड़े हुए यानी कि खान सर से जुड़ी हुई देखिए खबर यह है कि फैजल खान कोचिंग से चुपके से निकल गए। पुलिस खान सर के कई ठिकानों पर दबिश बढ़ा सकती है। फैजल खान ने अग्रिम जमानत के लिए वकील से सलाह मशवरा किया है। आपको बताते चलें फैजल खान ये बताया जा रहा है कि फिलहाल चुपके से निकल गए और ये मामला 2 जून से ही भड़का। 2 कोचिंग विवाद का ये मामला है, ज्ञान बिंदु कोचिंग और खान ग्लोबल स्टडीज। दरअसल क्रेडिट वॉर ये अभी चल रहा है और अभी जानकारी मिल रही है कि फैजल खान चुपके से अपने कोचिंग से निकल गए। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर फायरिंग और इस मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले से जुड़े कई नए वीडियोस सामने आए हैं और ये वीडियोस जब से सामने आए हैं उसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके साथ ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। कदम कुआं थाने में पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। FIR दर्ज होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में फैजल खान ने यह कहा कि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज हुई FIR की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में हथियार का इस्तेमाल किया था। खान सर ने यह कहा कि वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं, जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मामले की जांच में पुलिस को जो भी जानकारी या सहयोग चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सच सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए और जांच पूरी होने दी जानी चाहिए। देखिए खान सर यानी कि फैजल खान जो कि फिलहाल अभी कोचिंग से फरार हो गए हैं चुपके से। देखिए खान सर अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा दें। लगातार अपडेट्स हमारे तक मिल रहे हैं और अभी जो फिलहाल खबर है कि खान कोचिंग के बाहर फायरिंग मामले से जुड़ी हुई है। अहम जानकारी आई है फैजल खान के गार्ड ने ही दरअसल एक बड़ा खुलासा कर दिया है। फैजल खान के गार्ड ने पुलिस को दरअसल ये बताया है और खान सर ने गोली चलाने के लिए कहा है, ये गार्ड का कहना है। ये बहुत बड़ी खबर है और खान सर ने यह कहा कि जो होगा देखा जाएगा। FIR में लिखा, जांच में पता चला कि वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे दोनों शख्स खान सर के सुरक्षा गार्ड हैं। दोनों कर्मियों द्वारा 2-2 राउंड फायरिंग करते हुए देखा गया और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जब दोनों की पहचान की गई तो फैजल खान ने यह कहा कि ये दोनों मेरे सुरक्षा गार्ड हैं। दोनों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। और देखिए लगातार एक्शंस हो रहे हैं इस मामले में और फिलहाल जो खबर मिल रही है पटना पुलिस की बड़ी बैठक SSP, सिटी SP, DSP और DSP टाउन ने दरअसल बैठक की और कुछ देर में पूरी कार्रवाई को लेकर के बताया जा रहा है कि रिलीज होगी। सिटी SP प्रेस रिलीज जारी करने वाले हैं और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं खान सर यानी कि फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो फैजल खान के गार्ड ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि खान सर ने ही गोली चलाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो होगा देखा जाएगा। और पूरी जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, खान सर चुपके से कोचिंग से निकल जाते हैं और फिलहाल गार्ड ने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा कि खान सर ने ही बोला गोली चलाओ, जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूं कि यहाँ पे कोचिंग अभी खत्म हुई है क्लासेस और यहाँ पे क्लासेस खत्म होने के बाद बड़े संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और खास बात ये है कि तमाम छात्र जो हैं वो खान सर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और ये संख्या हजारों की संख्या में है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे खान सर है नहीं और यहाँ पे क्लासेस जो है वो दूसरे टीचर के द्वारा लिया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, जिस तरीके से छात्रों का हुजूम है, यहाँ पे जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं, विपक्षी कोचिंग के जो मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो अभी यहाँ पे बना हुआ है, एक ढंग से कहे कि छात्रों को जिस ढंग से भीड़ है, ऐसे ही सिचुएशन को देख करके ये लगता है कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी है, पुलिस को जो यहाँ पे एहतियात बरतना है, वो इन्हीं दृश्यों के जरिए समझा जा सकता है
कि वहाँ पे जो गिरफ्तारी की जो बात की जा रही है, उस गिरफ्तारी को लेकर के संयम के साथ जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे जिस तरीके से लगातार उस पूरे मामले में जिस तरीके से खान सर जो हैं, जो फैजल खान के जो बातें लगातार यहाँ पे अपने ही बयान से लगातार जो बदलते रहे हैं और जो बातों को छुपाते रहे हैं, वो पूरी बातें सामने निकल करके आ गई है। और ये बात साफ हो गई है कि गोली चलाने का जो आदेश है वो फैजल खान ने ही दिया था। अब ऐसे मामले में जो है वो एफआईआर की जो कॉपी आई है जी, एफआईआर की जो कॉपी आई है उसमें गार्ड ने माना है, गार्ड जो है पुलिस के सामने बयान दिया है। अब आप लोग ये बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम लोग सर की क्लास में पढ़ते हैं। नहीं, किस चीज की तैयारी करते हैं? एसएससी फाउंडेशन के क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। सुबह फाउंडेशन कोर्स। अच्छा, इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दो आदमी के बीच भड़काव, स्टूडेंट को भड़काव के बीच हुआ है। हाँ, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम लोग सब यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हाँ। यस सर। अब आप लोगों को लगता है कि ये कोचिंग की लड़ाई में छात्र जो है वो कहीं पढ़ाई में देखिए, जो जिसको पढ़ना है, हम लोग का क्लास ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। क्लास पूरी हो जाएगी। वो जो माहौल बनाने वाला स्टूडेंट है वो सबका माहौल बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपका वीडियो, उसका भी, उनका वीडियो, उनका वीडियो। ये सबसे बड़ा जरूरी है। ये लगातार भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि छात्रों को इस पूरे मामले में इस समय जिसका इंजाम है, जैसे मद निषेध हो गया, ये सब दरोगा का मेन चल रहा है, और सब जैसे यूपीएससी के मेंस वाले सब बच्चे, उन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है जो टीचर से पढ़ते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, आप जो इस एफआईआर की बात कर रहे हैं कि खान सर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, खान सर ने ये आदेश नहीं दिया। जांच पड़ताल देखिए हो रही है, छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन क्या कोई टीम का गठन किया गया है? अपना प्रश्न फिर से दोहराएंगे? जांच पड़ताल लगातार हो रही है रवि, लेकिन क्या कोई टीम का गठन किया गया है? हाँ, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस ने जो है वो पूरी अपनी रणनीति जो है वो बना ली है कि इस पूरे मामले में किस तरह जो है गिरफ्तारियां करनी है और पूछताछ जो है वो करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पुलिस जो है वो चाहती है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हो बहुत संयमित तरीके से हो, ताकि कहीं से भी कोई परेशानी ना हो और छात्रों को जो है, वो जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो पढ़ाई अपनी करते रहें। और पढ़ाई के बीच में ये भी लगातार पुलिस कह रही है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं कोचिंग के वर्चस्व में इन तमाम जो असामाजिक तत्व हैं उसके बीच में ना पड़ें और अपनी पढ़ाई करें, और यही संदेश लगातार कह रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि पुलिस ने जो है वो एक्शन का जो मोड है वो अपना बनाया है। देखना होगा कि पुलिस जो है, चूंकि खान सर अपने इस कोचिंग में नहीं है, तो आने वाले समय में पुलिस जो है अपने रणनीतियों के तहत जो है वो काम करेगी। और देखना होगा कि अगर गिरफ्तारी जो है वो कब होती है और पूछताछ के लिए उनको कब कैसे लाया जाता है। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। तो देखिए, फैजल खान के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है, और आपको बताते चलें, खबर ये मिल रही है कि कई ठिकानों पर फैजल खान कोचिंग से फिलहाल चुपके से निकल गए हैं, और कई ठिकानों पर दबिश बढ़ सकती है, यानी कि मुश्किलें फैजल खान की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुए दर्दनाक अग्निकांड मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार आरोपियों में आईसीयू के डॉक्टर पंकज, एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार शामिल हैं। जांच में सामने आया कि हादसे के वक्त डॉक्टर पंकज आईसीयू ड्यूटी से गायब थे। वहीं अस्पताल के रखरखाव और मेंटेनेंस में भी भारी लापरवाही पाई गई है। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया है कि इन सभी की लापरवाही उजागर होने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वो जो 3 लोग हैं वो एक मेंटेनेंस हेड वहाँ के, एक एडमिन हेड, और वहाँ जो आईसीयू में जिन डॉक्टर की ड्यूटी थी उस समय वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध थे, और उनकी इन 3 लोगों की उस समय इमीडिएट लापरवाही के वजह से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। और जो हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, इनके विरुद्ध भी जांच चल रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर वैशाली से मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड पर निशांत कुमार ने यह कहा कि घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। हादसे पर उन्होंने गहरा दुख भी जताया है, घायलों को बेहतर इलाज देने का भरोसा भी दिया है।
मृतकों के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है, ये भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कह रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुट गए हैं। इसी बीच जेडीयू से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। इनमें ललन मंडल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम शामिल है। पार्टी जल्द ही बाकी 2 उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि आज किसी भी समय इन नामों का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। इन सभी सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और ये सभी सीटें विधायक कोटे से भरी जाएंगी। इसीलिए विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 8 जून की डेट निर्धारित किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने 8 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश पांडे ने कहा कि कोर्ट में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट नहीं सौंप सकी। सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय से समय मांगा, इसलिए अग्रिम जमानत की बिंदु सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 जून की अगली तिथि निर्धारित किया है। वहीं सरकार की ओर से अनंत सिंह के केस को सीआईडी को सौंप दिया गया है। गोपालगंज पुलिस केस में जुड़ी फाइलें बिहार सीआईडी को सौंप चुकी है। अब सबकी निगाहें न्यायालय के 8 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। एफएसएल का रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पिछली तिथि को आज के लिए तारीख लिया था, लेकिन आज भी अभियोजन की ओर से कोई भी एफएसएल की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे केस को बल मिले। केस में हम लोगों ने बहस किया और हम लोगों के बहस के बाद माननीय न्यायालय ने केस में आदेश पारित करने के लिए 8 तारीख को डेट दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। फैजल सर यानी कि खान सर की अरेस्टिंग के लिए टीम का गठन किया गया है। डीआईयू डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आगे किसी भी समय फैजल खान की गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस ने दबिश बढ़ाना शुरू कर दिया है। फैजल खान के कई ठिकानों पर पुलिस जो है पहुंचने वाली है और बहुत जल्द टीम अरेस्ट कर सकती है फैजल सर को, यानी कि खान सर की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है। लगातार पुलिस दबिश बढ़ा रही है। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस काफी ज्यादा इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रही है और यहाँ पर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, एक टीम का गठन कर दिया गया है जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि खान सर की गिरफ्तारी हो। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए खान सर की गिरफ्तारी के लिए एक अलग से जो है वो टीम बनाई गई है। डीआईयू डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है यूनिट बनाया गया है और इस यूनिट को सौंपा गया है कि खान सर की जो है वो गिरफ्तारी जो है या उसका पूछताछ जो है वो करे। तो इस गिरफ्तारी को लेकर के इस पूरे टीम ने दबिश बनाना जो है वो शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में खान सर के जो कई ठिकाने हैं, जो तमाम संस्थान हैं या उनका जो पुश्तैनी घर है, वहाँ पे भी पुलिस जो है वो जा सकती है। फिलहाल चूंकि खान सर कोचिंग में सुबह तक थे, लेकिन वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन निकलने के बाद वो कहाँ गए हैं ये जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब इतना तय है कि पुलिस ने तमाम मसलों पे एक ढंग से उनकी गिरफ्तारी को लेकर के एक यूनिट स्पेशल बनाया है और उनको स्पेशल आदेश दिया गया है कि पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी की जाए और पूछताछ किया जाए और इस पूरी टीम को इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहीं से भी कोई पारदर्शिता रखी जाए और साथ साथ जो है कुछ छात्रों को देखते हुए किसी ढंग की कोई जो है वो पैनिक सिचुएशन ना हो। तो एक ढंग से कहें तो जिस तरीके से खान सर ने लगातार अपने बयान बदले हैं, जो मामले सामने लगातार बदलते गए हैं, अब ये तय है कि गिरफ्तारी होनी है और टीम का गठन जो है वो कर दिया है और टीम जो है लगातार अपने काम जो करना जो है वो शुरू कर चुकी है। जी ठीक है रवि, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नवादा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है।
बिगा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बेकाबू ट्रेलर सड़क किनारे एक मकान में घुस गया। ट्रक यहां पर बताया जा रहा है कि टक्कर से मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में एक महिला भी घायल हुई है। ट्रेलर चालक केबिन में बुरी तरीके से फंस गया। जेसीबी की मदद से चालक को सुरक्षित निकाला गया है। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है और बताया जा रहा है कि चालक को भी चोटें आई हैं। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भीषण हादसा। और इस हादसे के बाद NH 20 पर लंबा जाम लग गया। ट्रेलर हटाने और यातायात बहाल कराने में यहां पर पूरी टीम जो है वो जुटी। जेसीबी की मदद से ड्राइवर को निकाला गया। ये आप देखिए किस तरीके से एक मकान में जा घुसा ये। समस्तीपुर से बड़ी खबर, युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। बेलारी गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए, सुमन कुमार दास के रूप में पहचान हुई है और खबर ये मिल रही है कि परवल के खेत में संदिग्ध हालत में शव मिला है। गले पर निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम कर दिया गया। समस्तीपुर उजियारपुर मार्ग 4 घंटे तक बाधित रहा। पुलिस के पहुंचने पर खत्म हुआ प्रदर्शन। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस जुटी। यही जानकारी मिला है, जो मान लीजिए मेरा भतीजा ही है। हम तो थे नहीं, हमको फोन किया। क्या नाम है इनका? सुमन कुमार। ठीक है, आगे बताइए। फिर आए हैं, देखे हैं तो लोग उठा के रखे हुआ था। कहाँ पे सब मिला है? सब उधर साइड में प्रो खेत में मिला है। इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे पता चली? गाँव के ही लोग से फोन किए, आपका भतीजा को मार दिया है। इतना मिला कि एक आदमी का गर्दन दबा करके हत्या कर दी गई है, उसी पर आए हैं। लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 2.5 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने में काफी समय लगा था। क्या उजियारपुर पुलिस को पहुंचने में 2.5 घंटा बिलारी लग जाता है? बक्सर में इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब धंसने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पुल पर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है और सुरक्षा के लिहाज से पुल के दोनों छोरों पर पुलिस बल तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार पुल की ऊपरी सतह का स्लैब 1 फीट से अधिक धंस गया है। घटना के बाद स्लैब की कंक्रीट परत भी टूटकर बिखर गई। अब तकनीकी जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि स्लैब धंसने की वजह क्या है और निर्माण में कहीं कोई खामी तो नहीं थी। बक्सर के इटाढ़ी रेल ओवर ब्रिज के ऊपर का जो स्लैब टूटने के बाद से बक्सर रेल प्रशासन के आला अधिकारियों के आदेश के बाद इस आरओबी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग यहाँ लगाया गया है और कोई भी 4 व्हीलर को इस पुल पर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के जवानों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस के जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और इस जो आरओबी है रेल ओवर ब्रिज इटाढ़ी, ये जो रेलवे की गुमटी है, इस यहाँ जाम से निजात पाने के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा ये आरओबी का निर्माण कराया गया था और कुछ दिन पहले ही इस आरओबी पथ को शुरू किया गया था। लेकिन आज अहले सुबह आज यहाँ स्लैब गिर गया है और स्लैब गिरने के बाद से पुल जो है वो बीच में क्षतिग्रस्त हो गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल इस पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है और जांच की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा जो ये स्लैब है कैसे टूटा है, पीछे वजह क्या है। तो कई मामलों को लेकर के रेल प्रशासन ने फिलहाल इस पुल के ऊपर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। बात अब बाढ़ की करते हैं, जहां पर उमानाथ घाट पर 1 सप्ताह पहले नाव हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने नौका परिचालन पर सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था के बड़े दावे किए थे। घाटों पर बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती, नावों का रजिस्ट्रेशन और लाइफ जैकेट अनिवार्य करने की बात कही गई थी। लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही ओवरलोड छोटी नावें और बालू लदी नाव जो है गांव में यहां पर दरअसल देखिए किस तरीके से गंगा में चलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पर स्नान पर रोक से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। मैं 6-7 आदमी डूब करके मरा है। उस दिन से यह घाट बंद है। इसीलिए हम लोगों का यही निवेदन आप लोगों से है कि नहीं, पब्लिक की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसको अविलंब घाट को खोला जाए। तो बहुत खुशी की बात है कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दुख की बात है कि यहाँ शमशान घाट है ना। यहाँ शमशान घाट से जो जला के आते हैं, यहाँ बाबा उमानाथ के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हैं
अगर ये लोग स्नान नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? घर में तो स्नान नहीं करेंगे। तो और एक घाट को तो रखा गया है। एक घाट तो सुरक्षित होना चाहिए ना। घाट स्नान करने के दरमियान में जो डूब जाता है तो एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था किया जाए, सबसे प्रथम चीज। दूसरा हो गया यहाँ प्रशासन की व्यवस्था दिया जाए। मुंगेर के सोझी गंगा घाट का अब जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने घाट को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। घाट पर वेंडिंग जोन और यहां पर पार्क, आकर्षक लाइटिंग और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गंगा किनारे बसे मुंगेर के सोझी घाट की तस्वीर अब बदलने वाली है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां होमगार्ड भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे सीआरपीएफ के एक जवान और वन विभाग के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी एक युवती से होमगार्ड में ज्वाइनिंग दिलाने का झांसा देकर के 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव के पास का है। यहां से पुलिस ने एक कार में बैठे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से महंगे मोबाइल फोन और नगद बरामद किए गए हैं। सिकंदरपुर थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। इसकी सूचना जब थानाध्यक्ष सिकंदरपुर पर प्राप्त हुई, टीम मौके पर पहुंची और उनका एक मोबाइल सीज किया। मोबाइल में ये प्रमाण मिला कि ये लोग जो है लोगों का एडमिट कार्ड लेते हैं और उनको वादा करते हैं कि हम आपको जो है कुछ पैसे लेकर आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे। यह मामला बीएचजी में नौकरी दिलाने को लेकर था। कुल इसमें इस संदर्भ में 135/26 केस जो है दर्ज किया गया। आरा से बड़ी खबर, ठनका गिरने से यहां पर 5 लोग झुलस गए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। संदेश थाना के चिल्होस बंगला बालू घाट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ठनका गिरने की वजह से 5 लोग झुलस गए हैं। अब इलाज के लिए सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां भर्ती कराई गई है। और इस वक्त मौके पर यहां पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। संदेश थाना के चिल्होस बंगला बालू घाट पर यह हादसा हुआ है। पटना उच्च न्यायालय को नई मुख्य न्यायाधीश मिल गई है। वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी एम राय ने पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। न्यायिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उनकी नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ पर यहां पर वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत समग्र उद्यान परियोजना के अंतर्गत 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया और इसका उद्देश्य पर्यावरण को हरा भरा बनाना और जेपी गंगा पथ को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इस इलाके में लगभग जितना कि चिड़ियाखाना में पेड़ नहीं है, उससे अधिक सिर्फ इस जेपी गंगा पथ पर 1 लाख पेड़ लगाने का अभियान आज हम लोग शुरू करने का काम कर रहे हैं। और ये एक तरह से ऑक्सीजन का केंद्र हो गया। अभी कई फील्ड यहां पर बनाए जा रहे हैं। जॉगिंग ट्रैक बनाने का काम किया गया है। इस इलाके में किस तरह पर्यावरण से पूरी तरह ऑक्सीजन आपके जीवन में आए, इसकी कल्पना की।